नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब जा रहे हैं हम सेकंड पार्ट करने के लिए। आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है रिट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश जारी करता है वो रिट के फॉर्म में जारी करता है, उसी को हम रिट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रिट क्या लिखा हुआ है। रिट एक प्रकार का कानूनी आदेश होता है, यानी कि जिसको हम लीगल ऑर्डर कह सकते हैं। ये होता है जिसे कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट भी या फिर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और ये तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तब जाकर इस चीज को जारी किया जाता है। आगे अगर देखा जाए इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी नागरिक के साथ गलत होता है तो वो सीधे कोर्ट में जाकर अपनी मदद मांग सकता है, और कोर्ट उस पर रिट जारी करके सरकारी संस्था या फिर अधिकारी को आदेश देती है कि वो अपनी गलती को ठीक करे, यानी कि सुधार ले। जिस चीज की वजह से ये चीज एराइज हुआ है उस चीज को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आदेश जारी करता है, उसी को हम कहते हैं रिट। ठीक है, रिट कितने टाइप्स के होते हैं भाई? रिट होते हैं 5 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे नंबर पे आता है परमादेश, तीसरा नंबर है निषेध आदेश, चौथा है अधिकार परीक्षा, और 5वां है उत्प्रेक्षण रिट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ, मतलब समझो कि छोटे छोटे वे में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या लिखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का मतलब क्या होता है कि जिसको आपने बंधक बना रखा है, मतलब जेल में डाल रखा है, उसको प्रत्यक्षीकरण करना है, मतलब प्रत्यक्ष करना है। कहाँ पे? कोर्ट के सामने। यानी कि जो भी व्यक्ति को आपने जेल में डाल रखा है उसको न्यायालय के सामने पेश करना क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। समझ में आ रही बात? परमादेश का मतलब होता है, परमादेश का मतलब होता है आदेश जारी करना। कभी भी कोई भी ऐसा पदाधिकारी जो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ, और इसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ये चीज कहता है कि आपने ये काम कैसे किया, ठीक है, उसके लिए वो आदेश जारी करता है और कहता है कि भाई आप अपने काम को ठीक करो, दोबारा से करो, ठीक है, सही करो, उसे कहते हैं परमादेश। निषेध आदेश का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसी न्यायालय, निचली न्यायालय कोई ऐसा आदेश जारी करता है जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है, तो उस चीज को रोकने का काम जो है रिट कहता है। और रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट करता है कि आपने ये कार्य कैसे किया, और उसके जो डिसीजन होता है उस पर रोक लगाने का काम कर देता है निषेध आदेश। अधिकार परीक्षा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर बैठा हुआ है जो उसके लायक नहीं है। जैसे कई बार आपने सुना ना, फर्जी डिग्री लगा के पहुंच जाते हैं, तो अगर कोई ऐसा है तो आप समझो कि उसको उसके पद से रोकने का काम, उसके कार्य को रोकने का काम जो करता है अधिकार परीक्षा करता है। और उत्प्रेक्षण रिट का मतलब क्या होता है कि अगर निचली अदालत में कोई भी केस चल रहा हो तो ऐसे केस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है, उसे कहते हैं उत्प्रेक्षण रिट। ठीक है, अब इसको एक छोटे से वे में और समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखित रूप में रिट 5 तरह के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पकड़ लिया गया है या फिर उसको जेल में रखा गया है तो उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाए, उसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिसको आपने बंधक बना रखा है उसी को आपको प्रत्यक्ष करना है। अगला है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? आदेश देना, यानी कि जो भी आपने कार्य किया है जो कि गलत है, जिसकी वजह से किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, तो आप अपने काम को दोबारा से ठीक करो, ये आदेश जारी करता है परमादेश। ठीक है, अगला है निषेध आदेश। निषेध आदेश क्या होता है? जब कोई भी निचली अदालत कोई ऐसा फैसला सुना देती है जो जिसकी वजह से समझो कि पदों का अतिक्रमण करके कोई ऐसा फैसला सुना दे जो कि गलत है, तो जो ऊपरी अदालत है उसके इस फैसले को निषेध कर देती है, मतलब रोक देती है। तो यही लिखा है कि कोर्ट निचली अदालत को रोकेगी, तुम अपनी हद से ज्यादा काम मत करो। ठीक है, आगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कोर्ट ये पूछती है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हो। जैसा होता है ना, इलीगल वे में अगर आप बैठे हुए हो तो वही कहते हैं कि आपके पास अधिकार क्या है। ठीक है, यानी कि आपको उस काम को करने से रोक दिया जाता है।
अगला है उत्प्रेक्षण रेट। उत्प्रेक्षण रेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई निचली अदालत में कोई केस चल रहा हो तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में जो ऊपरी अदालत है उसके केस को मंगवा लेगी, या फिर अगर कोई निचली अदालत से कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, इन सभी चीजों की जांच पड़ताल कौन करता है, कोर्ट करती है, ठीक है। और उनके जो केस होता है उस केस को अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के हो गए, 5 टाइप्स के हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम क्या कहते हैं, DPSP, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए, एक व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकार जारी किया गया है, ठीक है, जो व्यक्तियों के लिए नेसेसरी होता है, व्यक्तियों के लिए जरूरी होता है। ऐसे ही राज्यों को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ आदेश जारी किए गए, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि राज्यों को चलाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए, मतलब कुछ प्रिंसिपल बनाए गए, उसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या प्रिंसिपल बनाए गए, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये वो नियम होते हैं या फिर ये वो बातें होती है जो संविधान ने सरकार को बताई है, यानी कि संविधान ने किसको बताई है, सरकार को बताई है कि देश को किस तरीके से चलाना चाहिए ताकि जनता का भला भी हो पाए और समाज में सबको बराबरी मिल पाए। ये बताती है कौन, संविधान किसको बताती है, सरकार को, ताकि वो अपने देश में, अपने राज्य में चीजों को सही रूप से चला सके। कहाँ लिखा गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिखा कहाँ गया है, तो ये लिखा गया है भाग 4 में। अब मैं आपको यहीं पे थोड़ी सी चीज क्लियर कर दूं, जो आप मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, भाग 3 में लिखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में लिखा गया है, और यहीं पे एक आता है जिसको हम कहते हैं मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्यों का जिक्र किसमें किया गया है, भाग 4 के क में किया गया है। किसका, मूल कर्तव्यों का जिक्र, ठीक है। किसके लिए, तो किसके लिए क्या लिखा है कि ये सरकार के लिए दिशा निर्देश है, यानी कि सरकार को किन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये अदालत में जाकर जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। मौलिक अधिकार आप लोग को समझ में आया होगा, जिसमें व्यक्तियों को अधिकार मिलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे होते हैं जिसमें एक राज्य किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकता है, ये सारी बातें लिखी होती है। जैसे राज्यों में सड़कों का निर्माण कराना, पेयजल की उपलब्धता, साथ ही साथ डिस्पेंसरी की उपलब्धता कराना, शिक्षा व्यवस्था कराना, रोजगार उपलब्ध कराना। इसके लिए अगर ये उपलब्ध नहीं भी करवाया जा पा रहा है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप बताइए, आपके कॉलोनी की सड़कें टूटी हुई हैं, क्या आप इसके लिए जाके पुलिस में कंप्लेन करोगे कि हमारे इधर की सड़कें टूटी हुई हैं? नहीं। इसीलिए कहा गया है कि आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है, यही अंतर है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहले समाज में समानता लाना, गरीब तथा कमजोरों का कल्याण करना, समाज में न्याय बढ़ाने का काम, महिलाओं तथा बच्चों की रक्षा करने का काम, लोगों का अच्छा जीवन देने का काम, जिसमें वो लिविंग स्टैंडर्ड अपने बना सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण संसाधनों की रक्षा, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अब यहीं पे कुछ नीतियां वगैरह भी दी गई हैं, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ उद्देश्य तथा नीतियां दी गई हैं। उद्देश्यों में, जैसा कि अभी हमने पीछे भी बात की है, कि लोगों की जो जीवन है उसको बेहतर बनाए रखना, इसी में कुछ बातें और ऐड करते हैं, जैसे लोगों के कल्याण की बातें आती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बातें आती हैं, जीवन को ऊंचा उठाने की बात आती है, साथ ही साथ संसाधनों का समान रूप से वितरण होना। जैसे आप देखते हो कि राशन मिलता है तो सबको एक समान राशन मिलता है ना, तो वही चीज समझो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाए रखना, ये सब क्या हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य हो जाते हैं। नीतियों की बात करते हैं तो ये कुछ प्लानिंग करते हैं। कैसे प्लानिंग करते हैं? सबसे पहले समान नागरिक संहिता, यानी कि समाज में सबको एक समानता लानी चाहिए, या फिर उसके लिए नियम बनाएंगे। मंदपान निषेध, मतलब क्या, दारू शराब और इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आप देखते हो रोक भी लगाया जाता है, और जो भी गुटखा ये सब चीज बेचता है वहां पे ये चीज होता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ये चीज नहीं दिया जाएगा, ये सब चीज लिखा जाता है। हालांकि टोटल रूप में अगर देखा जाए
तो चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी के लिए दारू, शराब, सिगरेट हर चीज नुकसानदायक ही है। आगे, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन। तो ये जितनी भी चीजें हो जाती हैं ये सब नीतियों में आ जाती हैं कि ऐसे पशु जो कि उपयोगी हैं, जैसे गाय है ना, गायों के मारने पर रोक, तथा वो दुधारू पशु जिसकी वजह से उनके दूधों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन पशुओं को मारने पर रोक लगाना। ये सब राज्य की जिम्मेदारी है कि उस पर रोक किस तरीके से लगाया जाए। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना, तो ये सारा चीज इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बातें हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें राज्य भी कुछ नहीं कर सकती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें राज्य भी कुछ नहीं कर सकती है। क्या? ये अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। किन चीजों के लिए दावा नहीं किया जा सकता है? जैसे पर्याप्त जीवन यापन। अगर मान लेते हैं कि सुविधाएं आपके पास नहीं है, मतलब समझो आप किसी ऐसे राज्य में हो जहाँ पे डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है, जहाँ पे सड़कें नहीं है, जहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, तो क्या आप लड़ जाओगे? आप जाओगे न्यायालय के पास, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप आंदोलन कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसके लिए न्यायालय में कोई दावा नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ महिलाओं तथा पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी, ठीक है। आप बताइए, स्त्री और पुरुष क्या एक समान मजदूरी मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कई कई जगहों पे एक समान मजदूरी मिलती है, कई जगहों पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर जो आपसे काम करवाते हैं। उन्होंने अगर आपसे तय कर रखा है कि हाँ मैं आपको 700 रुपये दूंगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो आपको 700 रुपये मिलेगा। अगर आपको तय कर रखा है कि 500 मिलेगा, चाहे आप लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो आपको 500 ही मिलेगा, ठीक है। और कई जगहों पे ऐसा होता है कि लेडीजों को 50 रुपये कम ही दिया जाता है, पुरुषों को 50 रुपये ज्यादा ही दिया जाता है, तो ऐसा भी है। तो हम इनके लिए भी कहीं भी दावा नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक शोषण तो हो ही रहा है ना, इसके विरुद्ध हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। काम का अधिकार, कहा जाता है कि पढ़ लिख लो लेकिन आपको जॉब नहीं मिला, तो क्या आप इसके लिए सरकार पे केस करोगे? नहीं कर सकते, है ना। तो काम के अधिकारों के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि देखा जाए यही बात आती है कि कुछ ऐसे अधिकार और ऐड करने चाहिए मौलिक अधिकार में। अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, 100% रोजगार मिलेगा, इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। बस आप करना क्या है, जो इलीगल वे में जो चीजें हो रही है उसको खत्म कर दो, करप्शन खत्म कर दो, आबादी पे कंट्रोल लगा दो, और साथ ही साथ नीतियों में सुधार करो, तो अभी देखो सब चीज हो जाएगा। आगे, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के क्या क्या संबंध होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, संबंध भी बताऊंगा, अंतर भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं उद्देश्य क्या होते हैं। दोनों का मकसद क्या है? जनता की भलाई करना, समाज को बेहतर तथा न्याय संगत बनाना, चाहे वो मौलिक अधिकार हो चाहे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो दोनों का काम यही है। मौलिक अधिकार का क्या काम है? व्यक्तियों को हक देता है कि भाई आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य नहीं करना है, ये चीज करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहता है? सरकार को बताता है कि उसके क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने राज्य को चलाना चाहिए, किस तरीके से सड़कें बनाना चाहिए, कि नीतियां बनानी चाहिए, ये सब चीज करने का अधिकार देता है कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अंतरों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, मौलिक अधिकार न्यायालय में जाकर, ठीक है, लागू करवाया जा सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार को न्यायालय में जाकर लागू करवाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की अगर मैं बात करूं तो आंदोलन नहीं किया जा सकता है इसके लिए। मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय में जा सकते हो, नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, ठीक है। बस सरकार पर नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई क्या सही और क्या चीज नहीं सही है, इस चीज के लिए कार्य करे। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए। साथ ही साथ बात करते हैं हम साथ मिलकर काम करना, जिसमें आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में अगर देखा जाए तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या करता है? समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए नीतियां तैयार करता है। और दोनों को अगर मैं बात करूं तो दोनों मिलकर व्यक्ति समाज दोनों की मजबूत करते हैं, समाज को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच में थोड़ा सा संबंध भी है, इसलिए क्योंकि दोनों ही समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि समाज में व्यक्ति भी रहता है और समाज व्यक्ति से ही बनता है, ठीक है। तो संबंध भी है, अंतर भी है, और दोनों के अलग अलग उद्देश्य भी हैं। अब एक लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर देखिए, मौलिक अधिकारों का अंतर।
इसको भाग 3 में लिखा गया, यानी कि संविधान के भाग 3 में लिखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ लिखे गए? भाग 4 में लिखे गए हैं। अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 12 से 35 में लिखे गए हैं। यहाँ पे अनुच्छेदों की बात करूं तो अनुच्छेद 36 से 51 में लिखे गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इसमें कानूनी सहयोग प्राप्त है, यानी कि आप इसके लिए न्यायालय भी जा सकते हो। इसके लिए कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है, याद रखिएगा। न्यायालय में जाने की अनुमति देता है मौलिक अधिकार, न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं देता है। मौलिक अधिकार का संबंध व्यक्ति से होता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध किससे होता है? समाज से होता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देती है, नीति निर्देशक सिद्धांत समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देती है। यहाँ पे पर्सनल बात किया जाता है, यहाँ पे सामुदायिक बात की जाती है, मतलब समाज की बात की जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो दोनों में अंतर, दोनों में संबंध, दोनों के उद्देश्य मैंने बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतर स्टडी के लिए मैंने आपको बताया था कि विकास स्टडी पॉइंट को, ठीक है, विकास स्टडी पॉइंट का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बेटर सर्विस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 7011912793 पे आप मैसेज करके बात भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है, परेशानी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।